क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लिनन के बारे में, जो कि तने वाला रेशा है। लीलन जो कि तने वाला रेशा है। लीलन जो है वह मिश्र की सबसे बड़ा जो उत्पादक क्षेत्र कहलाता है, जो है दृष्टि से वह है मिश्र। लीलन फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त होता है। लीलन का जो रेशा होता है वह फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त होता है, जो कि फ्लैक्स नामक जो पौधे होते हैं वह सबसे अधिक मात्रा में मिश्रण में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ इन पौधों को सबसे अधिक नमी और जल की आवश्यकता होती है, जो कि सबसे अधिक मात्रा में मिश्रण में उपस्थित होता है। अधिक जल व नमी कह सकते हैं, जो कि फ्लैक्स नामक पौधे को ज्यादा जरूरी होती है, जो मिश्रण में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से लीलन की जो भूमि है वह भी कहा जाता है। लीलन की भूमि जो कि मिश्र को कहा जाता है। इसके अलावा इसको तने वाले रेशों से, यानी कि तने के जो भाग होता है, पौधे के जो तने होते हैं वह उनसे प्राप्त किया जाता है। इनका जो उद्देश्य होता है, लीलन का जो उगाने का जो उद्देश्य होता है वह दो कारण होते हैं। उनसे एक तो बीज प्राप्त करना और दूसरा है रेशे प्राप्त करना। दो उद्देश्यों की दृष्टि से बीज, एक तो इनके जो बीज होते हैं वह हमारे लिए उपयोगी होते हैं, दूसरे जो रेशे जिनसे कि कपड़े बनाए जाते हैं। बीजों से जो बीज प्राप्त होते हैं उनसे हम कह सकते हैं जो पेंट होता है, पेंट वह प्राप्त किया जाता है। तेल पेंट, पॉलिश है, पॉलिश और कृत्रिम चमड़ा आदि ये जो होते हैं वह बीजों से प्राप्त किया जाता है। फिर आते हैं रेशे, जो कि दो तरह के इसमें फूल लगते हैं। एक तो नीले रंग के फूल, नीले फूल वाले रेशे, और दूसरा आता है सफेद फूल वाले रेशे। ये होते हैं नीले फूल वाले जो रेशे होते हैं वह उच्च कोटि के प्राप्त होते हैं, जो कि कपड़े बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं। सफेद फूल वाले रेशे निम्न कोटि के होते हैं, जो कि लंबाई में छोटे और खुरदरे पाए जाते हैं। ये लंबे और मुलायम होते हैं। ठीक है, इनमें दो तरह के फूल मिलते हैं, जो कि एक नीले रंग के और एक सफेद रंग के। जो नीले रंग के जो फूलों से जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं वह उच्च कोटि के रेशे होते हैं, जिनसे कि वस्त्र बनाए जाते हैं। और फिर एक आते दूसरे सफेद फूल, जो कि निम्न कोटि के रेशे होते हैं। ये रेशे खुरदरे और छोटे होते हैं, जिनका उपयोग रेशे बनाने में कम, दूसरी सामग्री बनाने में किया जाता है। फिर आता है इनका उत्पादन। कैसे किया जाता है? सबसे पहले आता है उत्पादन में फसल को उखाड़ना। फसल को उखाड़ना, इसकी बुवाई जो होती है, बुवाई की जाती है अप्रैल व मई माह में, और कटाई अगस्त महीने में
की जाती है। फसल को यानी कि फ्लैक्स के जो पौधे होते हैं उनको इतना बड़ा किया जाता है कि जिनके तने पर्याप्त मात्रा में बड़े हो जाए। कुछ बड़े होने के बाद यानी कि इनको अप्रैल और माह महीने में इनकी बुवाई की जाती है और अगस्त महीने में इनको काट दिया जाता है। इन फसलों को फिर जहाँ पे इनके तने इतने विकसित हो जाते हैं कि इनको फूटने नहीं दिया जाता। फूटने के पश्चात इनमें से शाखाएं निकल आती है। उन शाखाओं के निकलने के कारण जो रेशे होते हैं वह टूट जाते हैं, इसलिए उनको अगस्त महीने तक इसीलिए उतारा जाता है, निकाला जाता है, ताकि कि उनकी जो तना है वह फटे नहीं और उनको रेशे बनाने में प्रयोग किए जा सके। उसी के पहले उनको फसल को उखाड़ कर अलग कर दिया जाता है। इसके पश्चात इन फसलों को सुखाया जाता है और साफ किया जाता है। इनको सुखाने के लिए इनको धूप में अलग अलग बिखेर कर रख दिया जाता है और उसके उपरांत उनको सुखा दिया जाता है। सूखने के पश्चात इनको हाथ से या किसी मशीनी या यंत्र के द्वारा उनकी सफाई की जाती है, जिसमें से बीजों को अलग किया, बीज और पत्तियों को अलग किया जाता है और दूसरे भाग को अलग किया जाता है। उसके बाद आती है नेक्स्ट प्रक्रिया आती है गलाना। गलाने के अंतर्गत इसमें आता है पानी के द्वारा, ओस के द्वारा, रासायनिक पदार्थों के द्वारा, पानी के द्वारा, ओस के द्वारा, रासायनिक पदार्थों के द्वारा और यांत्रिक विधि के द्वारा। इन 4 विधियों के द्वारा इनके तनों को या कह सकते हैं लीलन के जो तने होते हैं उनको गलाया जाता है। पानी में डालकर, पानी में कई दिनों तक उनमें रखकर, यानी कि पानी में जो जीवाणु उपस्थित होते हैं वह इन रेशों के बीच में एक तरह का पेक्टिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो कि चिकना और चिपचिपा होता है। उस पदार्थ को वह सोख लेते या खा जाते हैं, जिसके कारण रेशे अपने आप ही अलग हो जाते हैं तने से। फिर आता है ओस के द्वारा। ओस में इनको अलग अलग रख दिया जाता है रात के समय, और दिन को जब इनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसके द्वारा ये अलग से ही सूख जाते हैं और टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर रासायनिक पदार्थों के द्वारा, इसमें कई ऑक्जेलिक अम्ल है या कास्टिक सोडा है, यह डालकर उनको रासायनिक पदार्थों के द्वारा गलाया जाता है। और एक आती है यांत्रिक विधि के द्वारा, कि इसमें लकड़ी के पार्टियों के बीच में इन तनों को गुजारा जाता है और उसके द्वारा गलने के बाद उनमें नमी देकर उनको अलग किया जाता है। तो गलाने की इन 4 विधियों के द्वारा तने में से रेशों को अलग किया जाता है। फिर आता है तोड़कर रेशे अलग करना। तोड़कर रेशे अलग करना, गलाने के बाद उन तनों में अलग से नमी देकर उनमें से रेशों को अलग अलग किया जाता है, जिसके कारण उसमें कई बार अशुद्धियां भी रह जाती है और कुछ छोटे बड़े सब तरीके के रेशे उपस्थित हो जाते हैं, जिनको अगली विधि यानी कि कंघी जो विधि है उसके द्वारा साफ किया जाता है। कंघी करना या सफाई करना, जिसमें कि बड़ी बड़ी उस दांतों की मशीनों, जिसकी की जो आकृति होती है वह दांतों के नुमा होती है, बड़े बड़े यंत्रों में उनको इन सारे जो भी तो तने जो है हमने रेशे जिनसे प्राप्त करने हैं, उन बंडलों को इन कंघी में से गुजारा जाता है, जिसके द्वारा जो छोटे रेशे या अशुद्धियां जो होती है वह अलग हो जाती है और जो हमारे कपड़े बनाने के लिए जो उपयोगी रेशे होते हैं वह अलग रह जाते हैं। उसके बाद आती है कतई के द्वारा उन रेशों को अच्छे से मुलायम और मजबूत बनाया जाता है और उनको अच्छे से बंडलों में बांधकर उनकी कतई की जाती है, जिससे कि रेशा एक समानता और उनको खिंचाव के कारण वह अत्यधिक लंबे हो सके और लंबे और छोटे रेशों को अलग कर सकते हैं।
फिर सातवां आता है बुनाई। कताई की क्रिया के बाद वस्त्रों को बुनने के लिए उन रेशों को वस्त्र बनाने के लिए बुनने के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था ताने और बाने दो तरह के धागों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लास्ट बुनाई के बाद आती है परिसज्जा। वस्त्र बनने के बाद उनमें हाथों से या मशीनों के द्वारा उनमें परिसज्जा यानी कि उनमें कलाकृतियां की जाती है या उनको बाहरी रूप से सजाया जाता है, जिसके कारण वह जो वस्त्र बने वह दिखने बहुत ही आकर्षित और सुशोभित लग सके। उसके बाद आती है इनकी कुछ विशेषताएं जो कि भौतिक और रासायनिक होती है। विशेषता जो कि दो तरह की होती है, भौतिक और रासायनिक। पहली भौतिक विशेषता में संगठन, लंबाई, व्यास, अणुविक्षरणीय संरचना, रंग, चमक, मजबूती और प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता, कीटों का प्रभाव, रगड़ का प्रभाव, ये सारे पॉइंट्स आते हैं भौतिक विशेषताओं में। संगठन, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी लीलन के जो पौधे होते हैं उनका संगठन यानी कि वह सेलुलोज है, कुछ अशुद्धियां है, उन जल है, तेलीय पदार्थ जैसे मोम वगैरह है, उनसे मिलकर बना होता है, जो कि कच्ची अवस्था में होते हैं। लेकिन पकने के बाद यह सेलुलोज है, पानी है, कुछ अशुद्धि और वसा है, उनसे मिलकर बना होता है। फिर आती है इनकी लंबाई, जो कि लगभग 10 से 20 इंच की इनके तने की पौधों की लंबाई होती है। व्यास, इनका व्यास 10 से 15 माइक्रोन होता है। फिर है अणुविक्षरणीय संरचना, जो कि एक बेलनाकार रूप में, इन रेशों की जो संरचना होती है वह एक बेलनाकार रूप में होती है, जिसकी जो लंबाई है वह सिरे से नुकीले और खुरदरे नुमा बन जाते हैं और अंदर से देखने पर यह खोखली नली के समान दिखाई देते हैं। फिर है रंग, जो कि इनके ऊपर रंग बहुत ही मुश्किल से चढ़ जा पाता है, क्योंकि इनकी जो ऊपर की जो सतह होती है वह बहुत ही मुलायम होती है, जिसके कारण रंग आसानी से नहीं रह पाते हैं। फिर है चमक, मोम और पेक्टिन नामक पदार्थ उपस्थित होने से इनकी चमक बहुत ही अच्छी और अधिक होती है। मजबूती, इनमें पेक्टिन नामक जो हम कह सकते हैं कुछ गांठें दिखाई देती है, जिसके कारण इनकी ये मजबूत होते हैं और जब नमी या गीले हो जाते तो इनकी मजबूती 20% और बढ़ जाती है। फिर आती है प्रत्यास्थता, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि ऐसी वस्तु जो खींचने पर और छोड़ देने पर पुनः वह अपनी स्थिति पे आ जाती है। तो प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता ऐसे गुण है जिसका इनमें अभाव होता है। इन अभाव के कारण इन वस्त्रों को हम खींच नहीं पाते या कह सकते हैं यह किसी भी आकृति में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए इनमें इसका कारण कि इनमें प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता के गुणों का अभाव होता है। फिर आता है कीटों का प्रभाव, कि कीटों का प्रभाव इन पर बहुत ही कम पड़ता है। अगर इनको अच्छे से हम स्वस्थ और सफाई से रखेंगे तो इन पे कीटनाशक कीट जो होते हैं वह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। फिर है रगड़ का प्रभाव, यानी कि इनको हम अगर रगड़ कर या कह सके इनका प्रतिकर्षण जो अगर होता है तो वह बहुत ही कम होता है, कि इन पर रगड़ का जो प्रभाव होता है वह
ज्यादा नहीं पड़ता है, यानी कि उनको आसानी से धोया जा सकता है। फिर है ताप संवाहकता, यानी कि ताप के जो संवाहक होते हैं, ये जो रेशे होते हैं अधिक होते हैं, इसलिए इनको गर्मी के अनुसार ये कपड़े हमको लाभदायक या आरामदायक होते हैं। फिर है विद्युत संवाहकता, यानी कि विद्युत स्थितित्व का ये अच्छा साधन है, इसलिए ये विद्युत के संवाहक होते हैं। उसके बाद आते हैं इनके रासायनिक गुण, जिसमें कि आते हैं अम्ल का इन पर अम्ल आता है, क्षार आता है, अम्ल का इन पर प्रभाव पड़ता है। फिर आता है क्षार का इन पर कोई प्रभाव ज्यादा देखने पर नहीं पड़ता है। फिर आता है पसीने का प्रभाव। पसीने का प्रभाव, यानी कि अगर पसीना अम्लीय है तो जो रेशे, लिनन के जो रेशे होते हैं वह जल्दी से खराब हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। तो अगर पसीना अम्लीय प्रकृति का होगा तो उसका प्रभाव उन रेशों पर जरूर पड़ेगा। और ये भी अगर क्षारीय प्रकृति के पसीना होगा तो उनका उन रेशों पर प्रभाव कम पड़ता है। उसके बाद आता है ब्लीचिंग। वस्त्रों को अच्छा सुंदर बनाने के लिए, उनके या धोने के लिए, उनको साफ रखने के लिए ब्लीचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लीचिंग का इस्तेमाल अगर अधिक मात्रा में किया जाएगा तो कपड़े खराब हो सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में उनका उपयोग करने से वह सही रहते हैं। फिर आता है लास्ट आता है रंगों का प्रभाव। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रंगों का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो इनकी जो ऊपरी जो सतह होती है, या कह सकते हैं इनके जो रेशे होते हैं, उनकी खुरदरी मुलायम जो सतह होती है, उसके कारण उन पे रंग जो चढ़ाए जाते हैं वो आसानी से पकड़ नहीं पाते, उनकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं हो पाती है, जिस कारण उन पे रंगों को आसानी से नहीं चढ़ाया जा सकता, यानी कि इन पे रंग का प्रभाव अधिक इन पर नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको लीलन के बारे में बताया है, जो कि मिश्र में पाया जाता है, फ्लैक्स नामक पौधे से होता है, उनके उद्देश्य, इनको किस तरीके से रेशों से, जो पौधे हैं पौधों से रेशे और रेशों से वस्त्र बनाए जाते हैं, उस सारी प्रक्रिया को बताया और उसके अंतर्गत इनकी विशेषताएं बताई है, जो कि भौतिक और रासायनिक है। उसके बारे में आज मैंने आपको बताया है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम अगला नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। धन्यवाद।